देखो कल तुम लोग ऑलरेडी बता चुके थे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस बताए थे और फैक्टर दैट अफेक्टिंग द रेसिस्टेंस। उसी से थोड़ा सा आगे है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक्चुअली में क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में, चाहे वो फैन हो, बल्ब हो, टोस्टर हो, आयरन हो, टीवी हो, जब उसमें हम लोग कंटिन्यूअसली करंट को फ्लो कराएंगे तो देखते हैं कि आफ्टर सर्टेन टाइम वो गर्म हो जाता है, मतलब उसमें हीट प्रोड्यूस होता है। कभी कभी तो जो हीट प्रोड्यूस होता है वो हमारे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, उसका एप्लीकेशन होता है, उसका हम लोग यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी वो जो हीट होता है वो शॉर्ट सर्किट का कारण बन जाता है। सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि ये जो हीट प्रोड्यूस होता है इनसाइड इलेक्ट्रिक सर्किट वो किस बात पे डिपेंड करता है। अगर हमको हीट को बढ़ाना होगा तो हम क्या बढ़ाएंगे, या घटाना होगा तो क्या घटाएंगे। कुल मिला के ये किस चीज पे डिपेंड करता है, फिर उसके बाद हम लोग अपने आप को समझ सकते हैं। सबसे पहले ये तुम ऑलरेडी पढ़ चुकी हो, कुछ फॉर्मूला जो पढ़ी हो उसे पढ़े हो कि आई इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जब पढ़ी होगी तो पढ़ी होगी Q बाई T, चार्ज फ्लो इन पर यूनिट टाइम। यहां से तुम्हारा जो फॉर्मूला आया था वो आया था Q बराबर I2। लिख सकते हैं ना, I बराबर होता है Q बाई T, तो Q बराबर हम लोग लिख सकते हैं I2। फिर दूसरा फॉर्मूला था पोटेंशियल का, बाय द डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल का हम लोग बताएंगे कि वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू अ पर्टिकुलर पॉइंट, V इक्वल्स टू लिखवाएंगे W बाई Q। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि W बराबर V इंटू Q। और एक थर्ड हम लोग पढ़े थे ओम्स लॉ से कि V इक्वल्स टू I R। ये इतना फॉर्मूला फिलहाल आप अपने बुक में पढ़ी होगी। अब बात करते हैं हीट, ठीक है ना। तो ये सब जानते हैं कि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट जो होता है, हीट एक एनर्जी का ही फॉर्म है। और एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। मतलब अगर बात करें कि तुम कितना काम की, जितना एनर्जी तुम्हारा लॉस हुआ, समझो कि तुम उतना काम की, या तुम उतना ही काम कर सकती हो जितना तुम्हारे अंदर एनर्जी होगा। तो वर्क और एनर्जी इक्वल होता। तो हम लोग कह सकते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इसको हीट को हम लोग वर्क के बराबर लिख सकते हैं कि जितना वर्क हुआ उतना ही हमारा एनर्जी है। तो हम लोग हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी और एनर्जी की जगह पर क्या लिखेंगे, वर्क। अब वहां से देखो कि वर्क के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, वर्क बराबर V इंटू Q लिख सकते हैं ना। तो हम यहाँ पर वर्क के जगह पर लिख सकते हैं V इंटू Q। अब हम लोग V की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I R। V की जगह पर अगर हम लोग लिखना चाहें तो हम लोग लिख सकते हैं I R, और Q की जगह पर क्या लिख सकते हैं, I T। अगर पूरा मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यह हो गया I स्क्वायर R T। आपका जो हीट है, हीट का फॉर्मूला आ गया I स्क्वायर R T। मतलब कि किसी भी डिवाइस के अंदर में जो हीट प्रोड्यूस होता है वो इन्हीं तीन चीजों पर डिपेंड करता है, करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, ठीक ना। अब यहां से एक चीज और ध्यान दो, इसी से मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी आता है। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आता है तो उन्होंने सिंपल सा क्या बताया, इसी को उन्होंने कहा कि जो किसी भी डिवाइस के अंदर में हीट प्रोड्यूस होता है, the heat is directly proportional to
स्क्वायर ऑफ करेंट एच आई स्क्वायर। स्क्वायर ऑफ करेंट का मतलब हुआ कि करंट को तुम डबल करोगे तो हीट तुम्हारा 4 टाइम बढ़ जाएगा। मान लो कि पहले तुम्हारा करंट आई था तो हीट मेरा मान लीजिए एक कांस्टेंट वैल्यू लेते हैं, बाकी सब चीज को हम लोग कांस्टेंट ले लेते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं ना H बराबर K इंटू आई स्क्वायर। बाकी सारी चीज जो है वो कांस्टेंट है, सिर्फ करंट मतलब करंट वेरी कर रहा है। तो अगर हीट लिखे K आई स्क्वायर, K का मतलब कि बाकी ये दो जो चीजें जो है रेजिस्टेंस और टाइम को हम कांस्टेंट कर देंगे। कांस्टेंट मतलब वो चेंज नहीं करेगा, सिर्फ मेरा करंट चेंज करेगा। तो जब मेरा करंट I था तो हीट कितना था K इंटू आई स्क्वायर। अगर करंट को हम डबल कर देते हैं, अब I1 जो है उसको कर देते हैं 2I, करंट को हम कितना कर दिए डबल। तो हम लोग अब हीट कितना लिखेंगे, तो हीट बराबर लिखेंगे अब K I1 का स्क्वायर। अब I1 के जगह क्या लिखेंगे K 2I का स्क्वायर K इंटू 4I स्क्वायर, ये H डैश मान लेते हैं, ये हो गया 4K I स्क्वायर मतलब 4H डैश। मतलब क्या हुआ यहां से, मतलब मेरा समझाने का है कि करंट को अगर तुम डबल करोगे तो हीट आपका स्क्वायर में बढ़ेगा, 4 टाइम बढ़ जाएगा। करंट को अगर ट्रिपल करेंगे तो हीट कितना टाइम बढ़ेगा, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 टाइम बढ़ जाएगा। अगर करंट को 4 टाइम बढ़ाएंगे तो हीट आपका 16 टाइम बढ़ेगा। उसी तरीके से उल्टा चलते कि अगर करंट को हम हाफ कर देंगे तो हीट मेरा कितना घट जाएगा 1/2। 1/2 अगर करंट को करेंगे तो हीट मेरा 1/4 टाइम घटेगा। समझे? मान लो कि किसी वायर में 10 एम्पियर करंट जा रहा था, किसी वायर में 10 एम्पियर करंट जा रहा था, तो हीट जो प्रोड्यूस हो रहा था वो 20 जूल हो रहा था। 20 जूल हीट प्रोड्यूस होता है, लेट्स मान लिया ऐसा। तो अगर हम इसको घटा करके 5 एम्पियर कर देंगे, आधा करेंगे ना, तो ये घट के कितना हो जाएगा 4 टाइम घटेगा। हाफ है ना 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 से डिवाइड करो, हीट आपका 5 जूल हो जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि जो हीट होता है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। करंट को डबल करो, हीट जो है 4 टाइम बढ़ेगा, ट्रिपल करो 9 टाइम बढ़ेगा, हाफ करो 4 टाइम घटेगा, 1/3 करो 1/9 टाइम घट जाएगा। समझ में आया? वहीं से देख रहे हैं कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। डायरेक्टली मतलब कि यहाँ पे इसको डबल करेंगे तो भी डबल होगा, इसको हाफ करेंगे तो भी हाफ होगा, इसको ट्रिपल करेंगे ये भी ट्रिपल। मतलब जितना टाइम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अगर इन दोनों को कांस्टेंट रख दिया जाए तो, मतलब कि अगर करंट और टाइम को कांस्टेंट रख दिया जाए तो हीट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस का। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए कि किसी सर्किट में करंट और जो टाइम है उसको कांस्टेंट रखते हैं, अगर रेजिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हीट क्या होगा, तो हीट डबल हो जाएगा। अगर ट्रिपल कर दें तो ट्रिपल हो जाएगा। ठीक है ना? और सेम हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो जानती हो, अगर मान लीजिए करंट और रेजिस्टेंस फिक्स कर दें, आपके मान लीजिए कि आपके पास एक इलेक्ट्रिकल आयरन है। इलेक्ट्रिकल आयरन में तो तुम जानती हो कि उसमें जो करंट आ रहा, मान लीजिए फिक्स करंट आ रहा और उसका रेजिस्टेंस भी फिक्स है। तो तुम देखोगे कि हाफ एन आवर गर्म करो, 1 आवर गर्म करो, 2 आवर गर्म करो, 4 आवर गर्म करो, तुम्हारा इलेक्ट्रिकल आयरन क्या होगा? जैसे जैसे तुम टाइम बढ़ाते जाओगी वो उतना ज्यादा गर्म होगा।
टाइम को डबल करोगी हीट उसका डबल हो जाएगा। टाइम को 4 टाइम करोगी हीट आपका 4 टाइम बढ़ जाएगा। तो कुल मिलाकर आपका हीट जो होता है ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है, I² RT। और इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी करते हैं। इसी को हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी करते हैं। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप बोलिएगा कि हीट प्रोड्यूस इन एनी इलेक्ट्रिकल सर्किट is directly proportional to a square of current। लिख दें, सुन के लिख लोगे कि heat produce is directly proportional to a square of electric current। Heat is directly proportional to resistance। Heat is directly proportional to time। But जब आप ये बोलिएगा तो जब रेसिस्टेंस बोलिएगा तो इन दोनों को कांस्टेंट रखिएगा, जब करंट बोलिएगा तो इन दोनों को कांस्टेंट रखिएगा, जब टाइम बोलिएगा तो इन दोनों को कांस्टेंट। कांस्टेंट वाला उसको फिक्स कर दे, उसको चेंज नहीं होने देंगे, ठीक है ना। अब आप बात आती है कि आपके पास जितनी भी हीटिंग डिवाइस है, ऐसे तो आप कोशिश कीजिएगा कि आपके जैसे फैन हो गया या टीवी हो गया या फ्रिज हो गया या आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट हो गया, उसमें कम से कम हीट प्रोड्यूस हो। क्योंकि अगर उसमें ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया तो फिर आपका वायर जो होता है ना वो मेल्ट कर जाता है। आप देखे होंगे कि उसके अंदर 2 वायर होगा जो एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट रहता है, ठीक है ना। अगर गर्म होगा तो ये वायर मेल्ट कर जाएगा, जैसे एक वायर और ये दूसरा वायर, और एक वायर के ऊपर में कवर रहता है ना, इंसुलेटर से। जब ये वायर ज्यादा गर्म होगा तो उसका कवर जो होगा वो मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट कर जाएगा तो इसके बाद क्या होगा कि दोनों वायर आपस में कांटेक्ट में आ जाएगा, और जैसे ही वो आपस में कांटेक्ट में आएगा तो फिर शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। समझ में आई बात? जैसे ही वो गर्म होता है ना तो वो वायर जो होता है पिघल जाता है, पिघल कर दोनों कांटेक्ट में आ जाता है, शॉर्ट सर्किट। फिर शॉर्ट सर्किट की कहानी आप सुने होंगे, आसपास बिल्डिंग में बहुत सारी आग लगते रहती है, मोहल्ले में बहुत बार लगा भी है, और उसका मेन कारण पता कीजिएगा तो शॉर्ट सर्किट ही होता है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो सर्किट है, घर के अंदर की सर्किट है, या बहुत सारे जो आपके जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस है, उसमें हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो। तो हीट ज्यादा प्रोड्यूस नहीं हो तो वहां पे हम कोशिश क्या करते हैं, किसको घटाएंगे या किसको बढ़ाएंगे। आप करंट को मेंटेन नहीं कर सकते, टाइम को, तो हम लोग हमेशा फोकस करते हैं रेसिस्टेंस के ऊपर कि अगर आपको हीट को कम करना है तो आप रेसिस्टेंस को घटा दीजिए, और अगर आपको हीट ज्यादा चाहिए, लाइक ए हीटिंग डिवाइस, लाइक जैसे ये ट्यूबलाइट हो गया, बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, गीजर हो गया, वो एक हीटिंग डिवाइस है। हीटिंग डिवाइस मतलब उसको आप चाहते हैं कि वो गर्म हो, जितना ज्यादा वो गर्म होगा उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो फिर वहां पर भी आपके दिमाग में एक ही चीज आता है कि किस तरीके से उसका रेसिस्टेंस, मतलब हीट अगर उसका बढ़ाना है तो आप पूरा का पूरा अपना कंसंट्रेशन जो है आप उसके रेसिस्टेंस पे लाते हैं, ठीक है ना, कि हम लोग उसका रेसिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, और रेसिस्टेंस को अगर बढ़ाएंगे तो उसका जो हीट होगा वो बढ़ जाएगा। तो अब रेसिस्टेंस को बढ़ाना है, हीटिंग डिवाइस में आपको क्या करना है, रेसिस्टेंस को बढ़ाना है। रेसिस्टेंस को बढ़ाओगे तो हीट अपने आप बढ़ जाएगा। तो फिर बात आती है कि रेसिस्टेंस को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। तो कल हम पढ़े ना कि रेसिस्टेंस जो होता है 2 चीज पर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ। एरिया को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस घटेगा, एरिया को घटाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा। हम यही काम करते हैं। हम हीटिंग डिवाइस में क्या करते हैं कि लंबा वायर लेते हैं और पतला लेते हैं। जितना लंबा से लंबा वायर हो जाए और जितना पतला से पतला वायर हो वो लेते हैं। आप देखे होंगे कि अगर तुम इलेक्ट्रिकल आयरन देखी होगी, पहले का जो प्लेट आता था इस तरह का ब्राउन ऐसे रहता था, अगर उस आयरन को खोलोगी ना इस तरीके से, और उस पर देखोगी तो ऐसे पतला सा वायर ऐसे इसी पर रहता था ऐसे।
एकदम पतला सा वायर, ये एकदम थीन वायर होता है और देखो कितना लंबा। उसको अगर ध्यान नहीं हो तो हीटर को कोई देखा होगा तो हीटर में जो वायर रहता है, मान लो कि हीटर अगर ऊपर से आप देखेगा तो ऐसे रहता है, इसके अंदर मान लो कि ये सीमेंटेड रहता है, मतलब कि ऐसे है ना। अब उसी में क्या होता है, इसी के अंदर वायर वैसे डाल दिया ऐसे, है ना। देखिए ऐसे हीटर के अंदर ऐसे वायर लगा रहता है, लंबा टर्न। अब इसी को ऐसे घुमाया हुआ है ताकि उसकी लंबाई, अब इसी को खोलोगे तो एकदम लंबा वायर हो गया। अब बल्ब का फिलामेंट को देखना, बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो भी ऐसे लगा देता है, क्वायर के स्टेप को, ऐसे स्ट्रेट नहीं, क्योंकि ऐसे लगाएंगे तो यहाँ से यहाँ तक नंबर कितना मीटर होगा, मुश्किल से ये यहाँ से यहाँ तक मुश्किल से कितना होगा 10 सेंटीमीटर। लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक ऐसे इसको क्वायर बना दिए तो ये आप समझ लीजिए तो कितना हो जाएगा, वो 1 मीटर भी हो सकता है। तो जितना भी हीटिंग डिवाइस होता है ना, उसका जो वायर होता है उस थीन लिया जाता है, पतला वायर लिया जाता है और लंबा लिया जाता है ताकि उसका रेसिस्टेंस ज्यादा हो। रेसिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उसमें हीट उतना ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्लियर, यहाँ पे समझ में आया ना। अब हीट अगर आपको निकालना हो तो I स्क्वायर RT। अब यही से हम आते हैं, बात करते हैं पावर का। ठीक है, समझा दें इसको पावर, पावर क्या होता है। तो अगर पावर की बात करो तो पावर का मतलब होता है कि वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। एक बार में तुम कितना काम कर सकती हो या पर यूनिट टाइम में तुम कितना वर्क कर सकती हो। तो पर यूनिट टाइम में तुम जितना वर्क कर सकती हो उसी वर्क को हम लोग पावर कहते हैं। तो अगर हमको पावर निकालना हो तो हम लोग लिखते हैं पावर बराबर वर्क डन इन पर यूनिट टाइम। अच्छा, वर्क हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ वर्क। ये जितना भी फॉर्मूला निकला है इसको आप हीट भी कह सकते हैं, इसको एनर्जी भी कह सकते हैं, आप इसको वर्क भी कह सकते हैं। तो वर्क के जगह पर क्या लिख सकते हैं, I स्क्वायर RT। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं पावर के जगह पे I स्क्वायर RT, बाय में कितना T से T आपका कैंसिल आउट हो गया। तो पावर बराबर क्या आ गया आपका I स्क्वायर R, है ना। तो पावर बराबर हो गया आपका I स्क्वायर R। अब इसी से आप डिफरेंट फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। पावर बराबर अगर I बराबर R, देखो P इक्वल टू अगर आ गया आपका I स्क्वायर R, तो I स्क्वायर R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू R इंटू I स्क्वायर था, इसको दो पार्ट में लिखेंगे, I R और एक I को इधर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। तो I R के जगह तुम अब क्या लिख सकती हो, I R V, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं V I। फिर अगर हम लोग यहां से I का वैल्यू निकाल दें, यहां से देखो, यहां से I बराबर हो जाएगा आपका V बाई R, ये R डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम I की जगह पर यहां पर लिख सकते हैं V और फिर यहां पे V बाई R। तो पावर बराबर आपका हो गया V स्क्वायर बाई R। तो कुल मिलाकर के पावर का 3 फॉर्मूला, 3 क्या, आप अपने हिसाब से उसको चेंज कर सकते हो। इसको तुम I स्क्वायर R भी लिख सकती हो, इसको हम लोग VI भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग V स्क्वायर बाई R भी लिख सकते हैं। ये आपका पावर है। अब पावर जानते हो तो पावर को हम लोग वाट में मेजर करते हैं। आपका बल्ब जैसा होता है कि अब तो CFL आता है, तो CFL जो होता है या LED जो होता है वो 9 वाट का आता है, 9 वाट का, 12 वाट का।
पहले बल्ब आता था 60 वाट का, 100 वाट का, 200 वाट का। आपका पंखा होता है, उसका भी समथिंग कुछ पावर होता है, 60 वाट का भी होता है, 100 वाट का भी होता है, 120 वाट का भी होता है। तो पावर का जो ऐसा यूनिट होता है वो वाट होता है। वाट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपका बल्ब जो है वो 50 वाट का है, तो बल्ब अगर तुम्हारा 50 वाट का है तो 50 वाट का मतलब तुम क्या समझते हो? ये मान लो कि हम ये जो ट्यूबलाइट लगाए हैं ये 36 वाट का है। ये 36 वाट का मतलब क्या होगा? यह बल्ब तुम अपने घर में ले आकर लगाए 9 वाट का, तो 9 वाट का मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होता है कि अगर लेट्स एज्यूम कि आप एक पंखा यूज कर रहे हैं जो 50 वाट का है, पंखा जो है ना वो आपका 50 वाट का है। इसका मतलब ये हुआ कि एक आवर में वो 50 वाट एनर्जी कंज्यूम करेगा। 50 वाट पंखा है, इसका मतलब हुआ कि 1 आवर में वो 50 यूनिट मतलब 50 मान के चलिए जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा। वो जितना एनर्जी कंज्यूम करता है ना उसी को हम उसका वाट करते हैं। अगर मान के चलो कि एक पंखा है 50 वाट का और मेरे घर के अंदर में एक बल्ब है वो 20 वाट का। पंखा और बल्ब दोनों को हम 20 आवर पर डे यूज करते हैं। पर डे एक दिन में हम कितना एनर्जी कंज्यूम किए? तो एक दिन में अगर हमको एनर्जी कंज्यूम निकालना होगा, देखो 50 वाट का फैन और 20 वाट का बल्ब आओ, मतलब 1 घंटा में हम लोग 70 जूल एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है ना? 70 वाट इसको कहेंगे। 1 घंटा में हम लोग 70 वाट एनर्जी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो 20 आवर पर डे, तो 20 आवर मतलब क्या होगा? 70 इंटू 20, 1400। एक दिन में हम लोग 1400 वाट एनर्जी कंज्यूम करेंगे, ठीक है ना? अब 1400 वाट का मतलब हो गया, इसी को हम लिख सकते हैं 1.4 किलोवाट। एक दिन में हम लोग 1.4 किलोवाट एनर्जी कंज्यूम कर सकते हैं। 1000 वाट को हम लोग एक यूनिट करते हैं। जो घर में बिजली तुम लोग पेमेंट करते होगी, बिजली बिल हम लोग देते हैं ना, तो 1000 अगर वाट होता है ना तो हम लोग उसको एक यूनिट करते हैं। 1400 वाट का मतलब हो गया 1.4 किलोवाट या 1.4 यूनिट। इसी को हम लोग 1.4 यूनिट भी कह सकते हैं, ठीक है? अब थोड़ा सा और इसको हटा दे। ये सब समझ में आ गया ना? पावर का ये सब फॉर्मूला होगा। डाउट है? डाउट है तो बोल दीजिएगा। ये हो जाएगा, फिर हम लोग इसके बाद सारा न्यूमेरिकल करेंगे। लेट्स एज्यूम कि पहला तो तुमको बताएं कि 1000 वाट को हम लोग 1 किलोवाट करते हैं, ठीक है ना? 1000 वाट को ही 1 किलोवाट करते हैं और 1 किलोवाट को ही 1 यूनिट करते हैं। जो हम लोग पेमेंट करते हैं मकान मालिक को वो यूनिट के हिसाब से करते हैं। तो इसका मतलब कि 1000 वाट अगर यूज कर लिए तो उसका 1 किलोवाट 1 यूनिट और 1 यूनिट का वही 8 रुपये 9 रुपये जो भी वो ले ले, जैसा लुटे रहा मकान मालिक वैसा दाम आपसे वसूलेगा। क्या नहीं सर? बात आते हैं कि अब चलिए एक रूम है, हम मान लिए कि आपके रूम में आइसोलेटर है, ठीक है? और हम एक फैन यूज करते हैं, बैचलर है, एक फैन यूज करते हैं 100 वाट का, एक बल्ब यूज किए हैं 15 वाट के या 20 वाट के मान लीजिए ताकि आपको कैलकुलेशन आसान हो। 20 वाट का। फिर और क्या यूज कर सकते हैं घर के अंदर?
लैपटॉप है, चलिए लैपटॉप ज्यादा नहीं खाता, फिर भी हम इसको 20 वाट करना। ये सब को हम देखिए, बल्ब तो क्या देर चलाएंगे नहीं, तो जब सोएंगे तो हम बल्ब को बुझा देंगे। गर्मी का दिन है तो फैन को हम करीब करीब 24 आवर मान लेते हैं, 24 आवर चलता है मान लेते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा चलेगा। बल्ब को हम पर डे 15 आवर यूज करते हैं और लैपटॉप को 10 आवर यूज करते हैं पर डे। ये 20 वाट है, ठीक है ना। तो मतलब कि एक फैन 100 वाट 24 आवर, बल्ब 20 वाट 15 आवर, और एक लैपटॉप है वो भी 20 वाट मान लेते हैं और 10 आवर। ये एक दिन का कहानी है मेरा। अप्रैल का हमको निकालना है, अप्रैल में हम कितना एनर्जी कंज्यूम किए। अप्रैल मंथ में आप जानते हैं कि टोटल 30 डे होगा, तो बताइए तो टोटल कितना एनर्जी कंज्यूम होगा, कितना एनर्जी कंज्यूम होगा। तो तुमको निकालना होगा ना, तो पहले हम एक दिन का निकालते हैं। एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे, एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे। 1 डे तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं फैन का। फैन कितना है 100 वाट का, और उसका आवर लिख देते हैं 24। फिर लिखते हैं बल्ब का, बल्ब है 20 वाट का और 15 प्लस लैपटॉप लिखते हैं 20 वाट का और उसका आवर। हो गया आपका कितना 2400, यहाँ पे 300 200। हो गया एनर्जी कंज्यूम इन 1 मंथ, एनर्जी कंज्यूम इन 1 मंथ। एक मंथ में हम कितना एनर्जी कंज्यूम करेंगे, तो एक मंथ में निकालना होगा। तो अप्रैल का महीना हम बोले थे आपको, इसको कितना से मल्टीप्लाई करना, ठीक। ये आ गया आपका 87001। 1000 से डिवाइड कर देंगे, 1000 से या तो डिवाइड कर दो या 3 के बाद डेसिमल लगा दो, 1 2 3, यहाँ के बाद डेसिमल लगा दो यहाँ पे 87 पॉइंट के बाद तो खाली 00 है, हटा ही दो, इसको कहेंगे किलो वाट या कहेंगे 87 यूनिट। अगर निकिता 10 रुपया पर यूनिट के हिसाब से पैसा लेती है, मतलब 10 रुपए के हिसाब से, तो करीब करीब 870 रुपया मेरा बिजली बिल में जाएगा। तो थोड़ा सा मेहरबानी करेगी, 2-4 रुपया करेगी तो उसके हिसाब से कम होगा। कहने का मतलब आपके दिमाग में ये चीज जाना चाहिए कि हम जो बल्ब यूज कर रहे हैं कितने वाट के यूज कर रहे हैं, और कितने वाट का अगर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हम पर आवर कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। ये पावर की कहानी है। इस 10th क्लास के मतलब जो तुम्हारा बुक है सीबीएसई के हिसाब से इतना ही चीज है। अब तुम्हारा इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है और बाकी जो न्यूमेरिकल है वो हम लोग करते हैं, ठीक है ना। यहां तक किसी को डाउट है तो कोई क्वेश्चन करना।